ठीक है, तो आज एएस लेवल इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर 5 है। और हमने ये पढ़ना था रिसोर्स एलोकेशन इन मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम। अब हमने पढ़ा था पीछे इकोनॉमिक सिस्टम की 3 टाइप्स हैं। हमने उसको जिक्र भी किया था उसका कि वो एक फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है या जिसको मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम बोलते हैं। एक प्लान्ड इकोनॉमी होती है जिसको कमांड इकोनॉमी भी बोलते हैं, और एक मिक्स इकोनॉमी होती है। तो मैंने कहा था इसको डिटेल में आगे चल के हम उस पर बात करेंगे। और ओ लेवल इकोनॉमिक्स में तो ऑब्वियसली ये कॉन्सेप्ट है। तो जो जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है उनको तो आइडिया इसका होगा ही। अच्छा, अब रिसोर्स एलोकेशन मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में कैसे होती है आपको पता ही है। उसमें प्राइवेट सेक्टर होता है और वो रिसोर्सेज ओन करता है, तो वो डिसीजन लेते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। और उनका ये अब लिखा हुआ है यहाँ पे। पहला पॉइंट कि प्राइवेट सेक्टर एलोकेट्स रिसोर्सेज, क्योंकि उनके पास दे आर इन द रिसोर्सेज आर इन देयर पोजेशन। तो रिसोर्सेज आर इन देयर कंट्रोल, तो ऑब्वियसली वो ही रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगे प्राइवेट सेक्टर में। और इसमें रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म चलता है कि रिसोर्स एलोकेशन में हम ऐसे प्राइस मैकेनिज्म के रोल को समझेंगे। आगे डिटेल में इस पर बात भी करनी है हमने, लेकिन इसमें थोड़ी सी बात हम जरूर कर सकते हैं कि प्राइस मैकेनिज्म जो है ये किस तरह रोल प्ले करता है इन रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन तो हमने पढ़ लिया था कि रिसोर्सेज को किस तरह इस्तेमाल करना है, कहाँ पर इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसको बोलते हैं रिसोर्स एलोकेशन। प्राइस मैकेनिज्म इसमें क्या रोल प्ले करता है। अब वो इस तरह से कि इसमें प्राइस जो है ना, वो एक सिग्नल के तौर पे काम करती है। वो कैसे, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स से कि हम कहते हैं कि लेदर, जस्ट हम यहाँ लिखते हैं कि लेट्स से लेदर शूज हैं, लेदर शूज, इनकी डिमांड बढ़ गई है, लोग अब इनको ज्यादा बाय करना चाह रहे हैं लेदर शूज। ठीक है, तो अगर लेदर शूज जो है उनकी डिमांड बढ़ गई है, तो क्या होगा कि लोग जितने लेदर शूज पहले अवेलेबल थे वो लोग बाय कर लेंगे, और उसके बाद फिर लेदर शूज अवेलेबल नहीं होंगे। लोग जा रहे होंगे, शॉप्स विजिट कर रहे होंगे, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो तो उस क्वांटिटी में ही बन रहे थे जितनी क्वांटिटी में पहले भी बन रहे थे। लेकिन अब चूंकि लेदर शूज ट्रेंड में आ गए हैं, लेट से पार्ट ऑफ फैशन हो गया है, ये लोगों ने रियलाइज कर लिया है द बेनिफिट्स ऑफ लेदर शूज, तो वो उससे क्या हो जाएगा, उससे एक शॉर्टेज क्रिएट होगी मार्केट में। शॉर्टेज हो जाएगी लेदर शूज की। जब शॉर्टेज होगी तो उसकी वजह से जो प्राइस है, क्योंकि अब नाउ देर आर मोर कस्टमर्स टू बाय लेदर शूज, बट एनफ लेदर शूज आर नॉट अवेलेबल, तो प्राइस जो है, यानी कि उनकी सप्लाई कम हो गई है, प्राइस जो है वो आपकी बढ़ जाएगी। उसकी वजह यही है कि अगर 10 लोग मौजूद हैं, अगर हम एग्जांपल लें, और दो सिर्फ पेयर ऑफ लेदर शूज पड़े हुए हैं, तो आपके तो दो ही बेचने हैं ना, बाकी तो आप बेच ही नहीं सकते, बाकियों को तो रिफ्यूज ही करना है। तो क्यों ना महंगे बेच दें। अब आप जब कीमत को बढ़ा देंगे लेदर शूज की, तो चलें 10 में से 8 चले जाएंगे, दो फिर भी अवेलेबल होंगे, और आपने बेचने ही दो को है, तो आप उन वो दो को प्राइस इस हायर प्राइस पर बेच देंगे, तो प्राइस बढ़ गई। तो अब जब प्राइस बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर्स को यहाँ पर ये सिग्नल मिलेगा ना, प्राइस इज गिविंग सिग्नल टू प्रोड्यूसर्स कि भाई ये इस चीज की डिमांड है, इसकी प्राइस बढ़ रही है, तो इसमें प्रॉफिट ज्यादा है। एक चीज का प्रॉफिट आपको ज्यादा नजर आ रहा होगा, तो प्राइवेट सेक्टर बिजनेस तो यही करता है कि प्रॉफिट ज्यादा है तो वो चीज बनाओ। तो वो क्या करेंगे, वो जो प्रोडक्शन है लेदर शूज की उसको ज्यादा कर दो। मतलब कहने का ये प्रोडक्शन ज्यादा कर देंगे, इसका मतलब है प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए वो लेदर शूज की प्रोडक्शन में रिसोर्सेज को ज्यादा एलोकेट करेंगे। तो ये हमें समझ आ गया कि प्राइस, ये है प्राइस मैकेनिज्म। कि प्राइस मैकेनिज्म में प्राइस जो है वो कंज्यूम प्रोड्यूसर को सिग्नल दे रही है। ठीक है, और किस तरह सिग्नल दे रही है और क्या बता रही है कि कंज्यूमर क्या प्रेफर कर रहे हैं। कंज्यूमर लेदर शूज प्रेफर कर रहे हैं, तो वो प्राइस ज्यादा करके प्रोड्यूसर को बताया जा रहा है कि भाई ये बनाओ, दिस इज व्हाट कंज्यूमर्स या कस्टमर्स वांट।
और जब प्राइस बढ़ेगी तो दे गेट इनकरेज कि भाई प्रॉफिट ज्यादा होगा, वो प्रोड्यूस करेंगे। और इस तरह रिसोर्स एलोकेशन हो जाएगी लेदर शूज की तरफ। इसी तरह अगर इसी का ऑपोजिट कर लें कि लेदर शूज की अगर डिमांड कम हो रही है, तो ऑब्वियसली फिर शॉर्टेज नहीं होगी, फिर तो सरप्लस हो जाएगा मार्केट में। सरप्लस यानी कि देर आर लॉट ऑफ लेदर शूज अवेलेबल बट नॉट एनफ कस्टमर्स टू बाय देम। तो उस केस में जब ऐसा होगा कि लोग कम हैं और चीजें ज्यादा पड़ी हुई है, तो दुकानदार क्या करेंगे? उन्होंने तो चीजें बेचनी है ना। तो वो क्या करेंगे, दे वुड लाइक टू रिड्यूस देयर प्राइस, कि भाई चीजें तो बिके, सिलसिला तो चले। तो उसमें फिर वो प्रॉफिट में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, नो डाउट, क्योंकि चीजें उन्होंने निकालनी। और उस केस में लेकिन होगा क्या, अब ये जो प्राइस फॉल कर रही है, ये भी सिग्नल दे रही है प्रोड्यूसर को, क्या, कि भाई आपने जो बना लिया था ठीक है, अब आगे ना बनाना। तो आगे वो क्या करेंगे, उसकी प्रोडक्शन को कम करना शुरू कर देंगे। उन्हें पता है कि इसमें अब उतना प्रॉफिट नहीं है विच दे वर एंजॉइंग अर्लियर। तो वो यहाँ से रिसोर्सेज को, जब प्रोडक्शन कम करेंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ से रिसोर्सेज विदड्रॉ कर लिए, रिसोर्सेज को यहाँ से विदड्रॉ कर लेंगे। और उसके बाद एक टर्म आती है री एलोकेशन, कि जहां पर आपको लगता है कि अब डिमांड नहीं है और प्राइस फॉल कर रही है, आप वहां से रिसोर्सेज को विदड्रॉ करेंगे और किसी और जगह लगाएंगे जहां आपको लगता है प्रॉफिट ज्यादा है, या जहां पर प्राइस बढ़ रही है या रीजनेबल है, जो भी है। तो ये सारा कुछ प्राइस मैकेनिज्म में आ रहा है। इसका मतलब है जो मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें रिसोर्स एलोकेशन प्राइस मैकेनिज्म पे डिपेंडेंट, और प्रोड्यूसर्स उसी के हिसाब से फिर रिसोर्स की एलोकेशन करते हैं या उसका डिसीजन लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म इन रिसोर्स एलोकेशन। ये आपको, हम इसको डिटेल में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि प्राइस मैकेनिज्म जो है, वो तीन फंक्शंस होते हैं प्राइस के। उसमें ये सिग्नल वाला फंक्शन भी है और फंक्शंस भी हैं। उसमें एक रैशनिंग का फंक्शन आ जाता है, उसमें एक ट्रांसमिशन ऑफ प्रेफरेंसेस का फंक्शन आ जाता है। 12, लेकिन वो अभी हमने इस चैप्टर में नहीं पढ़ने, तो मैं भी सिर्फ उतना ही बताया है कि आपको फेमिलियरिटी हो जाए, आपको पॉइंट को डेवलप करने में प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, आगे चलते हैं। राइज इन डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस द मार्केट प्राइस। आपको बताया इक्विलिब्रियम प्राइस मैंने लिखा हुआ है, और अभी हमने इक्विलिब्रियम प्राइस को पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ी सी बात जरूर कर देता हूँ। ये भी हमने अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है कि इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होती है। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स ओ लेवल वाले, उनको तो पता ही होगा इसके बारे में। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको नहीं पता होगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने तो उसको डिटेल में ही डिस्कस करना है। तो यहाँ हम इतनी बात करेंगे, जैसे बताया कि राइज इन डिमांड से ऑफ प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस की अगर बात करें तो वो बढ़ती है। मार्केट प्राइस क्या होती है? मार्केट प्राइस वो होती है जितने पे वो प्रोडक्ट मार्केट में बिक रही है, उसी को बोलते हैं ना मार्केट प्राइस। और उसका मतलब क्या है? उसका मतलब उस प्राइस पे बेचने वाला भी तैयार है, सेलर, सप्लायर, और खरीदने वाला भी तैयार है, यानी कि कस्टमर या कंज्यूमर जो भी है। तो बोथ एग्री ऑन दैट प्राइस टू बाय एंड सेल गुड्स। और वही मार्केट प्राइस है, इसीलिए उसको इक्विलिब्रियम प्राइस भी बोलते हैं, क्योंकि उस पे आप जो खरीदने वाले हैं और बेचने वाले हैं वो एग्री कर रहे हैं, और जितनी क्वांटिटी है उतनी, जितनी आप क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं उतनी ही डिमांड भी लोग करते जा रहे हैं। तो इसका मतलब है ना तो कोई सरप्लस होगा इक्विलिब्रियम में, ना ही कोई शॉर्टेज होगी। क्योंकि अगर ऐसा हो तो फिर प्राइस, आपको पता है, सिग्नल करती है या तो बढ़ती है या कम होती है। हमने पढ़ा था शॉर्टेज है तो प्राइस बढ़ेगी, आपको पता ही है सरप्लस है तो प्राइस कम होगी। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम चल रहा है, जिसको मार्केट प्राइस बोल रहे हैं, जिस पे बिक रही है, इसका मतलब है उस पे अभी प्राइस ना बढ़ेगी ना कम होगी, उसी प्राइस पे चीजें बिकती रहेंगी। एनीवे, इसको डिटेल में से जरूर बात करेंगे, बस इतना ही हमने याद रखना कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि इन द बैलेंस। इसमें इन द बैलेंस क्या चीज है? डिमांड जो कंज्यूमर्स कर रहे हैं और जो सप्लाई प्रोड्यूसर्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो बराबर है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में शॉर्टेज या सरप्लस मौजूद है। अच्छा, तो ये मार्केट प्राइस बढ़ेगी, जारी बात है, अगर डिमांड बढ़ रही है तो। अच्छा, अगर डिमांड बढ़ रही है तो मार्केट प्राइस फिर बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी? क्योंकि इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा ना। इक्विलिब्रियम तो मैंने बता दिया आपको, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होती है। लेकिन जब डिमांड बढ़ गई तो इसका मतलब है खरीदने वाले ज्यादा हैं, चीजें उतनी है नहीं। तो अब इसे हम बोलेंगे, जो हमने अभी पढ़ा है, कि शॉर्टेज हो गई। तो फिर आपकी ये जो मार्केट प्राइस है वो बढ़ जाएगी।
मतलब इक्विलिब्रियम आपको ऊपर कहीं आएगा, आप बराबर नहीं रहे ना, उस जो प्राइस जिस पे बेच रहे थे आप उस पे डिमांड सप्लाई बराबर है नहीं, क्योंकि शॉर्टेज हो गई, तो प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी और फिर प्रोड्यूसर्स ज्यादा प्रोड्यूस करके डिमांड के बराबर सप्लाई को ले आएंगे और दोबारा से इक्विलिब्रियम प्राइस या इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे और वो प्राइस फिर इक्विलिब्रियम प्राइस कहलाएगी। अच्छा, और अगर दोनों बराबर ना हो, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर डिमांड ज्यादा है और चीजें नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डिस इक्विलिब्रियम। और वहां जो प्राइस होगी वो डिस इक्विलिब्रियम प्राइस होगी, और वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती। डिस इक्विलिब्रियम पे या तो प्राइस बढ़ेगी या कम होगी, डिपेंड करता है ना शॉर्टेज है कि सरप्लस है, लेकिन इक्विलिब्रियम पे प्राइस चेंज नहीं होती। अच्छा, तो एंड हेंस मोर रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, ये हमें समझ आती है, मैंने आपको जो एक्सप्लेन कर दिया है। अच्छा, फिर इसी तरह फॉल इन डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट डिक्रीजेस द मार्केट प्राइस, कि मार्केट प्राइस जो थी वो उस वक्त तो इक्विलिब्रियम था, डिमांड कम हुई तो अब वो इक्विलिब्रियम नहीं रहा, डिसइक्विलिब्रियम हो गया। तो अब दोबारा इक्विलिब्रियम आने के लिए प्राइस जो है वो कम होगी, क्योंकि उसमें सरप्लस हुआ हुआ है। तो प्राइस जब कम होगी तो प्रोड्यूसर्स ऑटोमेटिकली अपनी प्रोडक्शन को कम करेंगे, ताकि दोबारा से जो सप्लाई है वो डिमांड के बराबर आ जाए और आप इक्विलिब्रियम में आ जाए। अच्छा, हेंस लेस रिसोर्सेज आर लोकेटेड टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अच्छा, प्राइस मैकेनिज्म हेल्प्स टू मेंटेन इक्विलिब्रियम एंड प्रिवेंट डिसइक्विलिब्रियम, यही मैंने आपको अभी बात बताई है कि प्राइस मैकेनिज्म हेल्प करता है, जब भी डिसइक्विलिब्रियम आता है तो प्राइस सिग्नल करती है प्रोड्यूसर्स को कि आपने प्रोडक्शन ज्यादा करनी है या कम करनी है, ताकि इक्विलिब्रियम अचीव किया जा सके। तो ये, और इससे फायदा ही हो रहा है ना चीजें अगर ज्यादा बनेंगी तो प्रोड्यूसर्स को नुकसान होगा, बिजनेसमैन डिस्करेज होंगे, प्रॉफिट नहीं हो रहा, और अगर चीजें कम हो जाएंगी तो फिर कंज्यूमर को नुकसान होगा, वो अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पाएंगे। तो ये इक्विलिब्रियम जो है, इट इज इन द बेनिफिट ऑफ बोथ कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। तो प्राइस मैकेनिज्म इसमें हेल्प कर रहा है ऑटोमेटिकली, और गवर्नमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ रही हमें यहाँ पर। तो ये जो प्राइस मैकेनिज्म है, आपने याद रखना है, ये ऑटोमेटिक मैकेनिज्म, आप तो कुछ नहीं कर रहे, वो ऑटोमेटिकली हो रहा है कि जब शॉर्टेज होती है प्राइस बढ़ना शुरू हो जाती है, सरप्लस होता है तो प्राइस कम होना शुरू, तो गवर्नमेंट को कुछ करना नहीं पड़ रहा है इसके लिए। तो इस लिहाज से तो ये अच्छा है। और इसीलिए इसके लिए एक टर्म भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है ना, ये जो प्राइस मैकेनिज्म है ये ऑटोमेटिक है, इसीलिए इसको हम ये भी इस्तेमाल करते हैं एक वर्ड इनविजिबल हैंड, क्योंकि इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, वो ऑटोमेटिकली जब भी, तो रिसोर्स की एलोकेशन उस वे में हो जाती है जिसमें फायदा हो रहा है ओवरऑल लोगों का, उसमें प्रोड्यूसर्स भी आ जाते हैं और उसमें कंज्यूमर्स भी आ जाते हैं। देखो ना, अगर प्राइस बढ़ रही है तो प्रोड्यूसर ज्यादा क्यों बना रहे हैं, ताकि प्रॉफिट ज्यादा होगा, उनका फायदा। और वो चीजें क्यों, प्राइस क्यों बढ़ रही है, क्योंकि कंज्यूमर्स मांग रहे हैं, तो उनका भी फायदा, उनको वो चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। तो ये इनविजिबल हैंड भी बोलते हैं इस प्राइस मैकेनिज्म को, क्योंकि ये ऑटोमेटिक होता है, तो इसलिए कोई कुछ कर नहीं रहा, खुद ही हो रहा है। अच्छा जी, अम, आगे हम चलते हैं। तो अब यहाँ तक आई होप के कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको समझ आ गई भी है यहाँ तक। क्यों जी, कोई सवाल है आपका? नो सर। लो सर। नो। और ये अहमद आपसे स्पेशली करूंगा, क्योंकि आपने पहले ओ लेवल में इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी हुई, तो आपने मुझे जरूर बताना। अच्छा, जी ठीक है सर। आगे चलते हैं। एडवांटेजेस ऑफ मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम देख लें हम। हमने समझ तो लिया मार्केट, आपको पता है मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, और उसमें हमने ये समझ लिया कि प्राइस मैकेनिज्म रिसोर्स की एलोकेशन कैसे करता है, और उसमें मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है प्रोड्यूसर्स का, वो प्रॉफिट होता है ना, तभी प्राइस बढ़ने से वो रिसोर्स की एलोकेशन ज्यादा कर देते हैं फॉर दैट प्रोडक्शन, ताकि प्रॉफिट बढ़े, और प्राइस कम करने से रिसोर्सेज वहां से विदड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि वहां प्रॉफिट अब उनको उतना नहीं हो रहा, वो अब कहीं और यूज करेंगे जहां उनको प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो मोटिव जो है वो प्रॉफिट ही होता है। अच्छा, एडवांटेज में पहले वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि जो सेंटर ऑफ फोकस होता है ना मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में बिजनेसेस का, वो क्या कौन होता है? सेंटर ऑफ फोकस कौन होता है मार्केट सर इकोनॉमी? प्रॉफिट। हाँ, प्रॉफिट तो होता है, लेकिन प्रॉफिट मिलना कहाँ से है? चीजें बेच के, और चीजें सर बिकेंगी कब? कंज्यूमर्स। जब आप वो चीजें बनाएंगे जो कि कस्टमर्स को रिक्वायर्ड है। तो सेंटर ऑफ फोकस कस्टमर्स है, कस्टमर जो मांग रहा है आप बनाएंगे, क्योंकि वही बिकेगा, और जब वो बिकेगा तो प्रॉफिट होगा ना, सीधी सी बात है।
आप चीजें बनाई जाएं और वो कस्टमर लेने के लिए तैयार ही ना हो, तो फिर प्रॉफिट कहाँ से होना। अच्छा, तो इसमें वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जाते हैं टू प्लीज द कस्टमर्स। अच्छा, एक तो ये बात, कस्टमर्स को वैरायटी मिल, अच्छा ये तो समझ आती है कि कस्टमर जब वैरायटी मिलती है तो फायदा क्या होता है कि कस्टमर कैन बाय द मोस्ट सुटेबल प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे। क्योंकि अगर कस्टमर के पास चॉइस कम है, तो फिर जो मैंने कल भी बताया था, कस्टमर को मजबूरन कोई प्रोडक्ट लेनी पड़ जाती है क्योंकि ऑप्शन ज्यादा नहीं है। उसमें कस्टमर बेस्ट सेटिस्फाई तो नहीं होता। लेकिन वैरायटी में कस्टमर कैन चूज फ्रॉम वैरायटी ऑफ गुड्स, तो वो अपना जो बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट है, जो कहता है मुझे अच्छी क्वालिटी चाहिए, प्राइस की खैर है, वो उसको भी मिल जाती है। जो कहता है नहीं मुझे प्राइस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए खैर है, तो उसको वो चीज़ भी ले सकता है। इतनी वैरायटी होती है। और वैरायटी क्यों होती है? क्योंकि कंपटीशन ज्यादा होता है। Every business is there and they want to attract customers, they want to retain their customers, or they want to snatch customers from their competitors. तो उसके लिए जब इतने कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आएंगे और वो कस्टमर्स को प्लीज करने की कोशिश करेंगे, दे विल ट्राई टू सेटिस्फाई कस्टमर्स बाय प्रोवाइडिंग द गुड्स दैट कैन मीट देयर नीड्स एंड वांट्स, तो फिर कस्टमर को वैरायटी मिलेगी। तो वो फिर ज्यादा बिजनेसेस आ गए, उससे भी वैरायटी आ गई। और वो जो बिजनेसेस हैं वो इटसेल्फ भी डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं ताकि कस्टमर्स को वैरायटी मिलती रहे। जैसे गाड़ियों में ले लो, तो गाड़ियों में भी वैरायटी देते हैं ना, कि जी ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, ये जी बेस वेरिएंट है। अब वो एक ही कंपनी है और ऑलमोस्ट एक ही तरह की गाड़ी बना रही है, लेकिन विद सम मॉडिफिकेशंस, तो वो उसमें भी वैरायटी मिल रही है। और जो दूसरे ब्रांड्स की आपको गाड़ियां मिल रही हैं, वो भी वैरायटी है। तो हमने ये देख लिया कि वैरायटी क्यों होती है, और ये भी समझ लिया कि वैरायटी से बेनिफिट किसका हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो आपको इसी तरह पॉइंट को डेवलप भी करना पड़ेगा। फिर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, ये तो चलो समझ आती है, क्योंकि अगर आपने कंपटीशन में स्टे करना है और इफ यू वांट टू लीड द कंपटीशन, तो यू हैव टू कम अप विद न्यू प्रोडक्ट्स एवरी नाउ एंड देन, या आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड। नए प्रोडक्ट के साथ नहीं आएंगे तो आप शायद अगर अभी सक्सेसफुल हैं, तो यू माइट नॉट रिमेन सक्सेसफुल इन द फ्यूचर, क्योंकि आप नहीं कोई प्रोडक्ट निकालेंगे नया, तो कोई और दूसरा निकाल लेगा। तो फिर आपकी वो वैल्यू तो नहीं रहेगी। आपने माना कि सबसे पहले आप प्रोडक्ट लेकर मार्केट में आए, फाइन, लेकिन अब इन कोई और उससे बेहतर प्रोडक्ट मार्केट में ले आए, तो आप तो पीछे रह गए, फिर जारी बात है। अब वो उसने इनिशिएटिव ले लिया पहले। अच्छा, तो इनोवेशन जरूरी है आपके लिए। उसके अलावा एक और चीज है कि जब आप इनोवेशन लाते हैं ना, तो योर ब्रांड इज एस्टेब्लिश्ड एज सच बिजनेस या सच ब्रांड जो नए नए प्रोडक्ट्स लेकर आता है कंज्यूमर्स के लिए। आपके ध्यान में ऐसा नहीं यार, ये हर दफा ना, हर साल नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, हर 4 साल कुछ नया लेकर आते हैं, तो एक इमेज भी बिल्ड हो जाता है। और कस्टमर्स आपसे बाय करना चाहते हैं कि भाई ये ब्रांड लेना है, ये हमेशा अप टू डेट प्रोडक्ट्स ही प्रोड्यूस करते हैं, या जैसे ही प्रोडक्ट पुराना होता है नया ले आते हैं। तो इनके प्रोडक्ट से नया कुछ नहीं होगा, और इनका प्रोडक्ट जो है वो हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाएगा। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। आप आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी इसको डेवलप कर लें। फिर क्विक रिस्पॉन्स टू चेंजिंग डिमांड्स, ये भी इनका काम है। जैसे ही कस्टमर की डिमांड चेंज होती है, ये फौरी तौर पर उसको फोरसी करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, एंटिसिपेट करते हैं, और उसके मुताबिक चीजों में मॉडिफिकेशन करते हैं, या एक चीज को डिसकंटिन्यू करके वो चीज बनाना शुरू कर देते हैं दैट इज रिक्वायर्ड बाय द पीपल। तो ये भी इसका फायदा लोगों को हो रहा है कि एज सुन एज पीपल शो देयर डिमांड कि जी हमें ये चीज चाहिए, तो वो मार्केट में वो चीज अवेलेबल होना शुरू हो जाती है, प्रोड्यूसर वो चीज बनाना शुरू कर दो। तो लोगों को ये फायदा है कि वो उनकी डिमांड आसानी से मीट हो जाती है, या वो कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम। क्योंकि मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम ने किसी से परमिशन थोड़ी लेनी है। जो बिजनेसेस ऑपरेट कर रहे हैं कि जी हम हमें लाइसेंस चाहिए, हम ये प्रोड्यूस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट तो है नहीं, तो आप बना सकते हैं। वैसे देखा जाए तो इसमें एक नेगेटिव साइड भी आ जाती है कि भाई अगर वो प्रोडक्ट जो है वो ओवरऑल लोगों के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन लोग मांग रहे हैं, तो इन्होंने तो फिर भी बना देना है। क्यों? भाई प्रॉफिट है, उन्होंने तो प्रॉफिट देखना है, उन्होंने देखना है लोग मांग रहे हैं, सेंटर ऑफ फोकस कस्टमर्स हैं, और बियॉन्ड दैट प्रॉफिट उनके उनके उसके पीछे। तो अगर उन्हें प्रॉफिट भी मिल रहा है और कस्टमर्स भी मांग रहे हैं, तो वो तो बनाएंगे। दे वोंट केयर अबाउट के उससे लोगों की हेल्थ को क्या होता है, एनवायरमेंट को क्या होता है। जैसे सिगरेट्स हैं, सिगरेट बनते हैं क्योंकि लोग मांगते हैं, उन्हें परवाह नहीं है इस चीज की कि भाई ये नहीं बनाने। अच्छा,
इसी तरह आप शुगर को ले लो, हम कहते हैं प्रोसेस्ड आइटम है, शुगर कहते हैं ये वाइट पॉइजन है। आप इनटेक इनका आपका डेली अगर है होता है, ये बहुत नुकसानदेह है। तो लेकिन शुगर तो बनती है, क्यों? लोग मांगते हैं, मांगते हैं तो वो बनाएंगे। अच्छा, ये बारे हम आगे जाके इस पे बात करते हैं। अच्छा, नो टैक्सेस टू बी पेड, टैक्सेस क्यों नहीं पे करने वाला? मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में टैक्सेस क्यों नहीं पे करने, कौन बताएगा? सर क्योंकि गवर्नमेंट नहीं होती प्राइसेस को ऊपर नीचे करने के लिए। जी, गवर्नमेंट ही नहीं है, तो टैक्सेस तो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है ना। ये गवर्नमेंट का रोल है जो कि ना होने के बराबर है, तो फिर भी। सिमर कॉर्पोरेशन टैक्स नहीं लगते जी, या कोई टैक्स नहीं लगता? नहीं, अगर मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम है और वो भी प्योर है, तो ऐसा तो वैसे कोई इकोनॉमी एग्जिस्ट करती ही नहीं है। लेकिन अगर है तो फिर टैक्सेस नहीं होंगे ना, ऑब्वियसली, क्योंकि गवर्नमेंट तो टैक्सेस लेती है पब्लिक वेलफेयर के लिए। तो जब सारा कुछ प्राइवेट सेक्टर ने प्रोवाइड करना है, तो फिर गवर्नमेंट का तो कोई रोल हुआ ही नहीं ना उसमें। तो टैक्स अगर पे नहीं किए जाएंगे तो एक एडवांटेज क्या है प्रोड्यूसर्स को? वट एवर दे अर्न इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट विल बी इंजॉयड बाय द प्रोड्यूसर्स। उनको कुछ भी उसमें से टैक्स नहीं देना, तो ये भी एक एनकरेजिंग साइन होता है प्रोड्यूसर्स को। अच्छा, फिर तो और प्रोड्यूसर्स आते हैं फिर उस मार्केट में। लोअर प्राइसेस ड्यू टू इंक्रीज्ड कंपटीशन, ये भी, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा होता है तो आपको प्राइस कम रखनी पड़ती है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने प्राइस बढ़ाई तो लोग स्विच कर जाएंगे टू अदर ऑल्टरनेटिव्स, क्योंकि ऑल्टरनेटिव बहुत है, ऊपर हमने पढ़ा है वैरायटी है। लेकिन ये तब होगा अगर कंपटीशन ज्यादा है। अगर किसी वजह से मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में कंपटीशन ना हो सके, इसके लिए हम इसका ऑपोजिट बोलते हैं मिनोपली। मिनोपली का मतलब है व्हेन देयर इज सिंगल सेलर इन द मार्केट हु प्रोवाइड्स अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द पीपल। तो फिर तो वो उल्टा होगा ना काम, फिर तो वो प्राइस ज्यादा करेगा, ऑब्वियसली बात है। भारत, लेकिन जनरली कंपटीशन बढ़ता है और उससे प्राइस फिर कम करनी पड़ती है टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। तो कस्टमर को चीजें अवेलेबल होती हैं एट अफोर्डेबल प्राइस, जो पहले वो नहीं बाय कर पाते थे, अब उनको बेस्ट प्रोडक्ट भी मिल रही है और दे आर एबल टू अफोर्ड इट एज वेल। तो डेफिनेटली उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, कस्टमर्स का, कंज्यूमर्स का। फिर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट, और हमने एफिशिएंट या एफिशिएंसी पे बहुत बात की हुई पहले भी, बिजनेस में भी की थी। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, इसका क्या मतलब है? क्यों जी? जैसे कि बहुत कम वेस्टेज। क्या? जरूरी रिसोर्सेज जहाँ पे वेट करने हैं, ज्यादा नहीं करते। ज्यादा नहीं करने, नहीं, ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन उनका वेस्टेज नहीं होना चाहिए, कि रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने के बाद वो चीजें पड़ी भी वैसे ही इस्तेमाल ही नहीं होनी। तो उसका क्या फायदा? अगर आप तो वो तो वेस्ट कर रहे हैं ना आप रिसोर्सेज को। या रिसोर्सेज, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स का मतलब है कि रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं करना आपने। और इसका मतलब है कि फिर वो जो रिसोर्स इस्तेमाल करेंगे उसका फुल, उसको फुल यूटिलाइज करेंगे, पड़े पड़े वो रिसोर्स जाया नहीं होगा आपका। लेबर है तो लेबर वेली बैठी हुई है, ऐसे नहीं होगा। लैंड एक्वायर किया हुआ है तो उसको यूज नहीं कर रहे, बिल्डिंग ली हुई है तो वहां कुछ प्रोडक्शन नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। आप रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेंगे, क्यों? क्योंकि आप वो चीजें बनाएंगे जो रिक्वायर्ड है। भाई रिसोर्सेज तो तब आइडल होंगे ना, वो आइडल का मतलब यही हुआ जाया हो रहे हैं। जब आप या तो वो चीजें बनाने लग जाएं जो लोगों को चाहिए नहीं है, तो फिर आपको प्रोडक्शन रोकनी पड़ जाएगी, रिसोर्सेज भी आपके फिर किसी काम के उस वक्त आप यूज नहीं कर पाएंगे ना। तो एफिशिएंट यूजर रिसोर्सेज में आपकी कॉस्ट कम रहती है, क्योंकि आप वेस्टेज नहीं होने देते, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं रिसोर्सेज का, वहां यूटिलाइज करते हैं जहां उनकी जरूरत है। जहां नहीं वहां आप रिसोर्सेज यूज भी नहीं करते और उनको बाय भी नहीं करते। आप अगर लैंड लेबर कैपिटल एक्वायर कर रहे हैं तो आपको जितनी जरूरत है उतनी एक्वायर करेंगे ना। अच्छा, तो ये क्यों करते हैं? क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट है। जितनी एफिशिएंसी आएगी उतनी ही कॉस्ट कम हो जाएगी, और जितनी कॉस्ट कम होगी उतना ही प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। ये आपको अच्छे से पता है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है सबने कि जो प्रॉफिट निकलता है इसका फार्मूला जो है हमारे पास, वो सिंपल सा रेवेन्यू माइनस कॉस्ट है। तो भाई कॉस्ट अगर कम होगी तो ओवरऑल प्रॉफिट है तो ज्यादा ही होना है। तो इसीलिए वो एफिशिएंट रहते हैं। अब गवर्नमेंट के आप इदारों में जाएं, वहां पे लोग बैठे हुए हैं वेले, काम नहीं कर रहे, ठीक है, और वहां वेस्टेज बहुत होता है रिसोर्सेज का। लैंड लिया हुआ है, कुछ नहीं हो रहा। जैसे स्कूल्स हैं, वो बिल्डिंग खड़ी हुई है, ना स्टूडेंट है ना टीचर आता है, बिल्डिंग भी जाया हो रही है ऐसे।
क्योंकि वहां ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं। तो यहाँ पर रिसोर्सेज की एफिशिएंसी तो जरूर आती है। अच्छा, और लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक इस तरह से ले लो कि अगर आपके वर्कर आपके काम का नहीं है तो आप उसे बिठाए थोड़ी रखेंगे। आप कहेंगे भैया आपकी जरूरत नहीं, राइट नाउ हम इतनी प्रोडक्शन नहीं कर रहे, तो आपका तो इसका मतलब अगर आपने वर्कर को बिठा देंगे तो उसका तो इनएफिशिएंट यूज हो गया ना, जारी बात है। काम उससे उतना काम ही नहीं ले पा रहे आप, कभी लेते हैं कभी नहीं, तो फिर आप उसको फर्क कर देंगे, सीधी सी बात है। तो ये उस लिहाज से नुकसानदेह भी है, लेकिन उन्होंने अपने प्रॉफिट को मेंटेन करना है तो वर्कर्स को निकालेंगे वो। अच्छा, फिर आ गया जी हमारे पास डिसएडवांटेजेस ऑफ मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, इसको भी देख लें। नो गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पुअर पीपल। क्यों भाई, मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में गरीबों के लिए कुछ कोई गुड या सर्विस क्यों नहीं होगा? क्यों भाई अहमद है? सर क्योंकि उन लोगों को प्रॉफिट चाहिए, और अगर वो पैसे दे नहीं सकते तो फिर उनके लिए कोई बेचने की जरूरत नहीं है। क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट है, और गरीब जो है वो इतनी प्राइस अफोर्ड नहीं कर सकते जिसपे उनको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हो। अगर वो प्राइस रखें जिसपे गरीब अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनको उतना प्रॉफिट नहीं होगा दैट इज रिक्वायर्ड बाय द ओनर्स, इसलिए वो उनके लिए कुछ नहीं बनाते। तो पुअर पीपल विल गेट पुअरर, ठीक है, उनकी कंडीशन और ज्यादा वर्स हो जाएगी इस केस के अंदर। और आपको पता है, अगर गवर्नमेंट हो तो फिर गवर्नमेंट उन लोगों को, पुअर पीपल की टेक केयर फिर गवर्नमेंट करती है ना, वो यहाँ नहीं होगा, पॉवर्टी बढ़ेगी। अच्छा, अनप्रॉफिटेबल गुड्स सच एज पब्लिक एंड मैरिड गुड्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड। हमने इसकी डिटेल में बात तो नहीं की हुई, लेकिन इस पे थोड़ी सी बात जरूर करेंगे, बाद में हम आगे जाके इस पे बात करेंगे। अभी ये हम बात कर लेते हैं कि ये जो पब्लिक गुड्स है ना, ये क्या हुआ, पब्लिक गुड्स। अब पब्लिक गुड्स और मैरिड गुड्स आपने याद रखना है कि ये दोनों गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है, लेकिन ये दोनों ना अनप्रॉफिटेबल अगर हैं तो प्राइवेट सेक्टर तो प्रोवाइड नहीं करेगा, और अगर वहाँ मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम है तो वो तो प्रोवाइड ही नहीं करेंगे। अब पब्लिक में जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि रोड है, ठीक है, अब रोड है तो या स्ट्रीट लाइट है, अब ये प्राइवेट सेक्टर क्यों प्रोवाइड करेगा? उसका प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों पब्लिक गुड हैं, क्योंकि पब्लिक गुड की प्रॉपर्टी होती है कि वो, हम आगे चल के भी इसको पढ़ेंगे तो आपने इसलिए परेशान नहीं होना, नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं। नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब होता है आप किसी को एक्सक्लूड कर ही नहीं सकते। देखिए ना, आप रेस्टोरेंट जाते हैं तो रेस्टोरेंट जाके आप अगर पैसे पे करेंगे तभी आप खाना खा सकते, पैसे पे नहीं करेंगे तो खाना नहीं मिलेगा। इसको बोलेंगे एक्सक्लूडेबल, यानी कि बाय चार्जिंग अ प्राइस यू कैन एक्सक्लूड पीपल, दोज हु कैन पे दे कैन यूज इट, दोज हु कैन नॉट पे दे कैन नॉट यूज इट। अब रोड के केस में आपने रोड बना ली, ठीक है, अब आप इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरे भी गुजर रहे हैं वहां से, तो आप बीच में खड़े होकर रोड के, खबरदार मेरी रोड है, नहीं गुजरना, कर सकते हैं ऐसे? तो भाई गुजरने का रास्ता, मैं तो गुजरूंगा। आपने एक पोल लगाया बाहर इलेक्ट्रिक, ठीक है, अब वहां लाइट आ रही है कि आपके घर में जरा घर के बाहर भी रोशनी हो रही है, एक बंदा वहां बाहर खड़ा होकर किताब पढ़ रहा है या कुछ देख रहा है, या गुजरने वालों को आसानी हो रही है, आप उनको को खबरदार मेरी लाइट संभाल की, स्ट्रीट लाइट की, रोक सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं कर सकते। वो कहेंगे भाई ना लगाते, तो वो फायदा उनका, और इसका मतलब है, और आप उनको चार्ज भी नहीं कर सकते ना, आप उनको रोक सकते हैं ना उनको, तो रोकेंगे तो तब ना जब आप चार्ज कर सकते हैं, चार्ज कर ही नहीं सकते, वो बगैर चार्ज किए ही इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए रोड के अंदर एक इशू आता है जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर इसको प्रोवाइड नहीं करते, उसको बोलते हैं हम, आपने याद रखना है, फ्री राइडर प्रॉब्लम। ये हम आगे चल के भी पढ़ेंगे, अभी थोड़ा बहुत मैंने आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। फ्री राइडर ये कि फ्री में सवारी कर रहा है, पैसे दे नहीं रहा, तो इस वजह से ये प्रॉफिटेबल नहीं होते, चूंकि प्राइस चार्ज नहीं हो सकती, तो इसको प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड नहीं करता। ये इतना ही, हम इसी पे फोकस कर लेते हैं। इसी तरह अगर मैरिड गुड्स को कहूँ तो मैरिड गुड्स जो है ना, ये इनमें हमारे पास आ जाते हैं, जैसे हेल्थ हेल्थ केयर सर्विसेज, ठीक है, इसी तरह अगर और ले लें तो एजुकेशन, ये आ जाती है। अच्छा, अब ये तो ये आ गए, अब ये मैरिड गुड्स प्रॉफिटेबल क्यों नहीं है और ये क्या होती है? मैरिड गुड्स वो होती हैं जिनका बेनिफिट आपकी रियलाइजेशन से ज्यादा होता है। बेनिफिट नाम से नजर आ रहा है ना, मैरिड गुड्स फायदे वाली,
बेनिफिट इज, ये भी हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ आपको ताकि आप इस पॉइंट को डेवलप कर सके। बेनिफिट इज मोर देन रियलाइजेशन। और ऐसा क्यों होता है, आपको रियलाइज क्यों नहीं हो रहा? लैक ऑफ नॉलेज। ये किस वजह से होता है? लैक ऑफ नॉलेज। ठीक है। अब आप जैसे और भी हम इसमें ले सकते हैं चीजें, लेकिन फिलहाल मैं अभी चूंकि बताया आगे जाके इस पे हमने बात करनी है, वहां डिटेल में करेंगे बात। अच्छा, अब हेल्थ केयर है, आपको नजला जुकाम है, आप कहते हो यार कोई बात नहीं यार, डॉक्टर पे जाएंगे, पैसे लगेंगे, छोड़ो, नहीं जाते, खुद ही ठीक हो जाएगा। आपकी लैक ऑफ नॉलेज थी, आपको पता नहीं चला, और उसने नजला जुकाम ने वो कन्वर्ट हो गया नमूनिया में। ठीक है। या ब्रोंकाइटिस में, जो सवियर इलनेस है लंग्स की। तो अब आपको रियलाइजेशन नहीं थी, आपको वो ज्यादा, अब आप ट्रबल में आ गए। अच्छा, एक और चीज इसी की एग्जांपल दूंगा। आप, ये हो सकता है आपकी लैक ऑफ नॉलेज थी, रियलाइजेशन नहीं हुई आपको उसके बेनिफिट की, आप उसको उतना कंज्यूम कर ही नहीं रहे, डिमांड नहीं कर रहे ना आप। अच्छा, जबकि वो प्रोवाइड की जानी चाहिए। अच्छा, एक है कि आपको नजला जुकाम हुआ हुआ है, खांसी हुई हुई है, आपने कहा यार कोई बात नहीं, खुद ही ठीक हो जाऊंगा, मैं तगड़ा हूँ, दवाई खाने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर भी जाने की जरूरत नहीं है। आपने इलाज तो नहीं करवाया और आप ठीक भी हो गए, लेकिन आपने वो डिजीज ट्रांसमिट कर दी दूसरों को जिनसे आप हाथ मिला रहे थे, गले मिल रहे थे, वो डिजीज ट्रांसमिट उनको हो गई। आपने ये रियलाइज ही नहीं किया कि मैंने तो इलाज नहीं करवाया, उससे दूसरों को भी नुकसान हो गया। तो वो बेनिफिट, अगर आप इलाज करवा लेते तो आपका भी फायदा होता, जो आपने रियलाइज नहीं किया, जो मैंने बताया, और दूसरों का भी फायदा हो जाता जो कि हेल्थ केयर की सर्विसेज नहीं ले रहे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन आपके हेल्थ केयर की सर्विसेज लेने थे, उनका बेनिफिट हो जाना था। तो ये है वो रियलाइजेशन जो कि इस्तेमाल करने वाला नहीं करता। तो वो क्या करता है फिर? वो उसको डिमांड ही नहीं करता। जब डिमांड नहीं करता ज्यादा, तो उसकी सर्विसेज प्राइवेट सेक्टर देता ही नहीं है। प्राइवेट सेक्टर वो सर्विसेज ही नहीं देता, जबकि उसकी जरूरत है। जैसे एक गांव है, तो गांव में 4 लोग बीमार हैं, अब वो कहते हैं यार यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों खोलें, 4 लोग ही तो सिर्फ मांग रहे हैं, बीमार है, तो 4 लोगों का इलाज करके हमें क्या फायदा हो जाएगा? ये नहीं पता कि उन 4 लोगों को सीवियर किस्म की डिजीज है जो कॉन्टेजियस है, तो अगर इलाज हो जाएगा तो पूरा गांव बच जाएगा, अदरवाइज वो पूरे गांव में डिजीज ट्रांसमिट हो जाएगा। तो ये रियलाइजेशन नहीं हुई, और वो वहां गए भी नहीं, प्रोवाइड भी नहीं की, और लोगों ने भी बदर नहीं किया जिनको हुई हुई थी, और खैर है कोई बात नहीं, और वो भी नहीं वहां गए क्योंकि उनके लिए अनप्रॉफिटेबल था। उनको ये नहीं पता कि भाई ये 4 लोगों का इलाज नहीं है, उनका फायदा नहीं है, बाकी लोगों का भी फायदा है। तो प्राइवेट सेक्टर ने बाकियों का फायदा क्यों करना है जो पैसे नहीं दे रहे? उन्होंने तो फायदा उनका करना है जो पैसे दे रहे हैं। तो पैसे देने वाले 4 लोग हैं, तो उससे क्या प्रॉफिट निकालना है उन्होंने? तो ये एक वजह है जिसकी वजह से और एजुकेशन में भी हम इसी तरह से इसको कंसिडर कर सकते हैं कि आप, एजुकेशन का फायदा आपकी सोच से ज्यादा है। तो यार पढ़ लिख के क्या करना है, पैसे तो वैसे भी कमा रहे हैं, आपके जेहन में आ रहा है। आपको ये नहीं पता कि एजुकेशन आपको एक सोफिस्टिकेटेड पर्सनैलिटी देती है, आपको अवेयरनेस देती है, आपको बताती है कि क्या कि अच्छा बुरा क्या होता है, लॉजिक कैसे एक्सेप्ट किया जाता है, वगैरह वगैरह। आपको ग्रूम करती है एजुकेशन। ठीक है। दूसरा, एक तो ये आप रियलाइज ही नहीं कर रहे। और एजुकेशन, या हम किस लिए कहते हैं वो एजुकेशन यार, इसलिए है कि अब कमाई करनी है ना, कमाई तो वैसे भी हो रही है, और पाकिस्तान में तो सबसे अच्छी कमाई का जरिए ही है, लूट मार करो। अच्छा, तो दूसरा, कि आपके एजुकेशन लेने से आपने एक बंदे ने एजुकेशन नहीं ली, लेकिन अब मैंने आपको बताया ना, इसका फायदा दूसरों को भी होता है। मेरिट गुड्स का फायदा जो लेता है उसको भी होता है, जो उसको नहीं यूज करता उसको भी होता है। एजुकेशन लेके आप डॉक्टर बन गए, और एक अनपढ़ बंदा डॉक्टर के पास चला गया इलाज करवाने। अब उस अनपढ़ बंदे ने एजुकेशन नहीं ली, लेकिन उसको फायदा है डॉक्टर बनने का। तो ये भी रियलाइज कोई नहीं कर रहा कि एजुकेशन से जो बंदा एजुकेशन ले रहा है उसका भी फायदा हो रहा है ओवरऑल, कमाई भी होगी, ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी भी ग्रूम करेगी ओवरऑल, और वो दूसरों का फायदा भी करेगा जो कि एजुकेशन नहीं भी ले रहे। तो अब उसमें भी यही है कि एजुकेशन की उतनी डिमांड अगर नहीं की जाती, तो फिर प्राइवेट स्कूल्स क्यों बनाएंगे? स्कूल्स ज्यादा, वो कहेंगे उतने ही बनाएं जितने के लोग, जिस एरिया में लोग अफोर्ड कर सकते हैं, हम तो वहीं पर ही स्कूल्स खोलेंगे ताकि हमें प्रॉफिट हो। हम देहात में जाके प्राइवेट सेक्टर में क्यों खोलें स्कूल? अच्छा, तो इस तरह से ये
अनप्रॉफिटेबल होती हैं, पब्लिक और मैरिज गुड्स दोनों। और ये प्रोड्यूस, पब्लिक गुड्स तो बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं किए जाते, प्राइवेट सेक्टर नहीं करता। और जो मैरिज गुड्स होते हैं ना, ये प्रोड्यूस जरूर किए जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हम देखते हैं, प्राइवेट स्कूल भी देखते हैं, लेकिन कम प्रोवाइड किए जाते हैं, उतने नहीं किए जाते जितनी की जरूरत होती है लोगों को या इकोनॉमी के बेनिफिट के लिए। तो इसीलिए गवर्नमेंट होगी तो गवर्नमेंट प्राइवेट वो अपना पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल भी खोल लेती है, और स्कूल भी गवर्नमेंट ओन्ड खोल लेती है, इसीलिए ना, ताकि फायदा बाकी लोगों का भी हो जाए, जिनको प्राइवेट सेक्टर नहीं केटर कर रहा उनको हम प्रोवाइड कर देंगे। ऐसे ही होता है, सारी बात हमने देखा है। अच्छा, फिर अगर हम आगे देखें तो आगे हमारे पास आ गया पोल्यूशन ड्यू टू यूज ऑफ चीपर प्रोडक्शन मेथड। सारी बात है, उन्होंने अपनी कॉस्ट कम करनी है, उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट है, तो वो तो चीपर प्रोडक्शन मेथड इस्तेमाल करेंगे, जिससे शायद एयर पोल्यूशन हो रही है, नॉइज पोल्यूशन हो रही है, और उससे ओवरऑल एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, इर्द गिर्द के लोग जो रह रहे हैं उनकी हेल्थ इफेक्ट हो रही है, बट दे डोंट बॉदर, उनको प्रॉफिट नजर आ रहा है, और वो प्रॉफिट लेने के लिए चीपर मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे हेल्थ इफेक्ट हो रही है। अच्छा, फिर प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल गुड्स इफ दे आर प्रॉफिटेबल, मैंने बता दिया है, सिगरेट है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, आपको पता है ये सब बनती हैं, शुगर है, सब बनते हैं, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है वो बनाएंगे, तो दे प्ले विद द हेल्थ ऑफ द पीपल, प्रॉफिट लेने के लिए। कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन इन केस ऑफ प्राइवेट मोनोपोली बाय चार्जिंग हायर एंड प्रोड्यूसिंग लोअर क्वालिटी, ये बताया था। प्राइवेट सेक्टर में वैसे तो अगर कंपटीशन हो तो प्राइस कम होती है और क्वालिटी इंप्रूव होती है, आपको वैरायटी भी मिलती है, लेकिन अगर मोनोपोली बन जाए किसी वजह से कि एक ही सप्लायर है और कोई बिजनेस वहां आ नहीं पा रहा या आ नहीं सकता, कोई भी रीजन अगर है, तो फिर वो लोगों को लूटेंगे, प्राइस भी ज्यादा करेंगे और क्वालिटी भी बुरी ही करेंगे। इसकी एग्जांपल है कि जो वापडा है, अब माना वापडा गवर्नमेंट ओन्ड है, लेकिन काम वही वाला कर रहा है, रेट्स बढ़ाई जा रहे हैं बिजली के, और बिजली उस तरह से देते नहीं है, कभी आती है कभी जाती है, कभी भी चली जाती है। तो मोनोपोली फिर अगर प्राइवेट सेक्टर में होगी तो फिर तो कोई पूछने वाला ही नहीं ना, गवर्नमेंट तो है नहीं, तो वो तो फिर लोगों को एक्सप्लॉइट करेंगे, क्वालिटी लो करके और प्राइस ज्यादा करके, उससे लोगों की अफोर्डेबिलिटी भी कम हो जाएगी, वो उतनी चीजें खरीद भी नहीं पाएंगे जितनी पहले खरीद रहे थे, कुछ नीड्स एंड वांट्स अनसेटिस्फाइड रह जाएंगी, और जो मिलेंगी चीजें वो भी उनको बेस्ट सेटिस्फाई नहीं करेंगी, जिसकी वजह से उनका लिविंग स्टैंडर्ड लो हो जाएगा। ये वी आर डन विद दिस टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम। तो आज हम इतना ही करेंगे, कोई सवाल है तो बता दें। नो सर। नो। ओके, अब 5 मिनट बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं बिजनेस की क्लास की।